आपको बताएंगे बिहार में एआई समिट से क्या होगा। दूसरी खबर आपको समझाएंगे हरा गमछा पर सियासत लाल क्यों। तीसरी खबर आपको बताएंगे राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को समझिए। इसके अलावा चौथी खबर आपको बताएंगे बिहार में बार बार क्यों धंस जाते हैं पुल, क्योंकि बिहार के कई जिलों से ऐसी खबरें सामने आई हैं जो पुल पर सवाल उठा रही है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले पटना में शनिवार से 2 दिन का बिहार एआई समिट शुरू हुआ है। एआई समिट का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव ने उद्घाटन किया। वहीं सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार के बाहर रह रहे लोगों से बिहार लौटने और यहां निवेश करने की अपील भी की है, जिस पर सियासी बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार अब सिर्फ राजनीति और पलायन की चर्चा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नक्शे पर अपनी पहचान बनाने की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर पटना में 2 दिन का बिहार एआई समिट शुरू हुआ। बिहार एआई समिट में सरकार, उद्योग जगत, स्टार्टअप्स और छात्र हिस्सा ले रहे हैं। समिट में हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस और इंडस्ट्री में एआई के इस्तेमाल पर चर्चा हो रही है। छोटा सा एग्जांपल है कंप्यूटर विजन का, बड़ी जल्दी से अचीव हो सकता है। तो बस वैसे ही प्रॉब्लम सोचनी है जो सोसाइटी में या बिजनेसेस के लिए आ रही है। तो हम एआई सोल्यूशंस कैसे बनाएं, मुझे लगता है हर घर में एक एआई सोल्यूशन बन सकता है। समिट के दौरान बिहार सरकार ने निवेश आकर्षित करने की कोशिश भी तेज कर दी है। सूचना प्राविधिक मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार के बाहर रह रहे लोगों से बिहार लौटने पर यहां निवेश की अपील की। उनको आमंत्रित करूंगा कि आप आइए, बिहार को आपकी आवश्यकता है। हम और आप मिलके आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में जो बिहार को एक आईटी हब के तौर पर स्थापित करने का मिशन है, उस मिशन में आइए। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा कि बिहार के लोगों के लिए अब जन्मभूमि का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। लोग अपनी कर्म भूमि यानी बिहार के बाहर से भी जन्मभूमि का कर्ज चुका सकते हैं। बिहार अब लौट कर आने का समय आ गया है, लेकिन जो जहां है कर्म भूमि से इस जन्मभूमि के निर्माण में अपना योगदान दीजिए, यह जरूर मैं चाहता हूं। सीएम सम्राट के बिहार में निवेश की अपील वाले बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। तो जनता दल यू के नेता जवाब दें कि क्या नीतीश के कार्यकाल में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं थी? क्या नीतीश के कार्यकाल में बिहार से पलायन की स्थिति बढ़ गई थी? लेकिन बात भरोसे का है। जिस प्रकार से बिहार में अफसरशाही और लाल फीताशाही हावी है, तो सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आखिर कौन सा इनिशिएटिव लिया? खैर, सियासत से इतर आयोजकों के मुताबिक बिहार को एआई इनोवेशन हब बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। बिहार लंबे समय से उद्योग और आईटी निवेश की दौड़ में पीछे रहा है। ऐसे में एआई समिट उम्मीदों का नया मंच बनकर सामने आया है। सवाल है कि क्या बिहार वास्तव में टेक्नोलॉजी और एआई की नई राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब देखिए, बिहार में एआई समिट का आयोजन हुआ है। 2 दिनों तक ये आयोजन चलने वाला है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, इससे क्या फायदा मिलने वाला है और किस तरीके से बिहार के उद्योग के लिए और बिहार में एआई कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर क्या फायदा मिलेगा। देखिए, पटना में 2 दिवसीय एआई समिट जो है वो आयोजित हुआ है। 23 और 24 मई 2 दिन ये समिट चलने वाला है। अब हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। एआई समिट का आखिर मकसद क्या है, इसे होगा क्या। देखिए, बिहार को एआई और टेक्नोलॉजी हब के रूप में पेश करना इसका मकसद है। बिहार को ईस्टर्न इंडिया टेक हब बनाने की कोशिश सरकार की है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि निवेशकों और टेक कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिश भी इसके जरिए की जाएगी। एआई और सेमीकंडक्टर पॉलिसी को आगे बढ़ाने का संदेश इस एआई समिट से दिया जाएगा। अब आप खबर तो समझिए, बिहार में एआई समिट से फायदा क्या होगा। तो बिहार के युवाओं की कौशल क्षमता बढ़ेगी। युवा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। एआई से सरकारी सेवा के और बेहतर की जा सकती है।
शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एआई को बढ़ावा मिलेगा और तकनीकी क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। और यही वजह है इस एआई समिट का आयोजन बिहार में किया गया है। बढ़ते आगे, पटना में एआई समिट में सीएम सम्राट चौधरी ने एक उदाहरण देकर एआई के इस्तेमाल के फायदे बताए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शहर में सिर्फ हरे गमछे वाले को पकड़ना है तो कमांड मिलते ही एआई सभी हरे गमछे वाले को पकड़ लेगा। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि हरा गमछा से उनका कोई विशेष इशारा नहीं है, लेकिन अब इस बयान पर सियासत जरूर तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कैमरे के भी कैद में आना है, कानून के राज के भी कैद में आना है। बिहार की सियासत में अब हरा गमछा नया राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए। दरअसल पटना एआई समिट में सीएम सम्राट चौधरी ने एक उदाहरण देकर एआई के इस्तेमाल के फायदे बताए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शहर में सिर्फ हरे गमछे वाले को पकड़ना है तो कमांड मिलते ही एआई सभी हरे गमछे वाले को पकड़ लेगा। यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि हरा गमछा से उनका कोई विशेष इशारा नहीं है, लेकिन तब तक बयान में राजनीति ढूंढने वाले राजनीति ढूंढ चुके थे। आरजेडी नेता अजय यादव ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक और सांकेतिक राजनीति कर रही है। जनता रोजगार, शिक्षा और महंगाई पर जवाब चाहती है, न कि गमछे के रंग पर बहस। अरे सम्राट चौधरी जी, होश में आए, सोच समझ करके कुछ। दूसरी ओर सम्राट चौधरी के बयान के बहाने जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार आरजेडी पर निशाना भी साध रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं। अब तो आर्टिफिशियल कैमरे के भी कैद में आना है, कानून के राज के भी कैद में आना है। बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में प्रतीकों की अहम भूमिका रही है। कभी लाल टोपी, कभी हरा गमछा, तो कभी भगवा पहचान। चुनावी मंचों पर ऐसे प्रतीक अक्सर राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बनते रहे हैं। ऐसे में एआई समिट जैसे तकनीकी मंच पर भी राजनीतिक तंज ने माहौल को पूरी तरह सियासी बना दिया है। जुबानी वार पलटवार तेज हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में हरा गमछा वाले इस बयान पर अब सियासत जमकर हो रही है। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं, आप खबर तो समझिए। हरा गमछा पर सियासत लाल क्यों? तो देखिए, हरा गमछा आरजेडी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आरजेडी जो कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी है, उसे प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता हरा गमछा अपने पास जरूर रखते हैं। अब तेजस्वी यादव भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में हरा गमछा पहनते हुए नजर आते हैं। ये रंग पार्टी के मूल आधार और समाज के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करता है। जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने तो गमछा की जगह हरी टोपी पहनने के निर्देश उन्होंने दिए थे। अब आप खबर समझिए। एआई समिट में सीएम सम्राट ने उदाहरण देकर एआई के इस्तेमाल के फायदे बताए और यहीं पर यह बयान उन्होंने दिया। अब सीएम सम्राट ने क्या कहा, पहले आप वो जान लीजिए। उन्होंने कहा कि शहर में अगर सिर्फ हरे गमछे वाले को पकड़ना है तो कमांड मिलते ही एआई सभी हरे गमछे वाले को पकड़ लेगा। अब हरा गमछा पर सियासत लाल क्यों हो गई है, ये समझिए। आरजेडी को लगता है कि जानबूझकर गमछा शब्द का जिक्र किया गया और हरा गमछा के बहाने तंज कसने की कोशिश की गई। सांप्रदायिक और ध्यान भटकाने वाली राजनीति के तौर पर आरजेडी इसे देख रहा है और बस इसी बयान पर बिहार की सियासत फिलहाल गरमाई हुई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की।
जेडीयू सांसद संजय झा ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर बड़ी मांग कर दी है। संजय झा ने बिहार के मधुबनी जिले में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना का आग्रह किया है। संजय झा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को विस्तृत पत्र भी सौंपा। पीयूष गोयल ने उनकी मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बताया कि मधुबनी विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग यूनेस्को से मान्यता प्राप्त कला विधा की उद्गम स्थली है। गांव के हजारों कलाकार इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में मधुबनी में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID की स्थापना न केवल इस क्षेत्र की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं, कलाकारों और विद्यार्थियों को आधुनिक डिजाइन, शिक्षा, नवाचार और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगी। आप इसे ऐसे समझिए कि मिथिलांचल के लोगों के लिए और खास तौर पर मिथिला क्षेत्र में रहने वाले युवाओं के लिए एक ये बड़ा फैसला हो सकता है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को अब आपको समझाते हैं, आप खबर तो समझिए। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को NID कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। क्या है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान? तो प्रमुख स्वायत्तशासी डिजाइन शिक्षा संस्थान है। डिजाइन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा, शोध और उद्योग सहयोग का केंद्र इसे माना जाता है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को अब आप समझिए। देखिए, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान 1961 में अहमदाबाद में हुई और 2014 में इसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा भी दे दिया गया। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान आखिर करता क्या है? तो पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जैसे कि B.Des, M.Des और PhD भी इसमें किया जा सकता है। NID किन क्षेत्रों में पाठ्यक्रम प्रदान करता है? तो औद्योगिक डिजाइन में, संचार डिजाइन में, वस्त्र और परिधान डिजाइन में भी ये युवाओं को पाठ्यक्रम प्रोवाइड कराता है। अब आप खबर तो समझिए। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान करता क्या है? तो उत्पाद, ग्राफिक्स और यूजर इंटरफेस के डिजाइन की सलाह भी देता है। अब NID किसके लिए डिजाइन की सलाह देता है? तो सरकारी योजनाओं के लिए, उद्योगों के लिए और निगम के लिए भी। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहां अभी है? अगर हम इसकी बात करें तो अहमदाबाद में, भोपाल में और बेंगलुरु में, यानी कि 3 जगह ये स्थित है। संजय झा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मांग क्या की? अब आप इसे समझिए। तो संजय झा ने पीयूष गोयल से मांग की है मधुबनी में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना की जाए। अब आप खबर तो समझिए। मधुबनी में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना से क्या होगा? तो क्षेत्र की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत सशक्त होगी। स्थानीय युवाओं, कलाकारों और विद्यार्थियों को आधुनिक डिजाइन शिक्षा मिलेगी। नवाचार और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। और इसीलिए, क्योंकि मैथिली पेंटिंग जो है वो पूरे विश्व भर में फेमस है, और इसीलिए ये मांग संजय झा ने पीयूष गोयल से की है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में पुल धंसने का सिलसिला जारी है। नया नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। एक के बाद एक पुल में दरारें आ रही हैं, जिससे गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखिर करोड़ों रुपए से तैयार पुल में गड़बड़ियां क्यों सामने आ रही है? आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। गंडक नदी पर बना गोपालगंज बेतिया को जोड़ने वाला जादवपुर मंगलपुर महासेतु की तस्वीर देख लीजिए, जिसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। स्पैन में गैप आने से हड़कंप मच गया है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। खबर लगते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और डीएम ने टीम के साथ पुल का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि महासेतु का पाया संख्या 5 धंस गया है, जिसके कारण पुल के एक हिस्से में गैप दिखाई देने लगा है। जांच के बाद तत्काल भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है, जिससे गोपालगंज और बेतिया के बीच 100 किलोमीटर की दूरी बढ़ गई है। गंडक नदी पर 1.6 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 2016 में करीब 539 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया था। अब पुल में दरार आने के बाद लाखों लोगों की चिंता बढ़ गई है। वहीं अररिया में भी परमान नदी पर
7 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बना पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ग्रामीण कार्य विभाग ने 4 साल पहले ही पुल का निर्माण कराया था, लेकिन 4 साल में ही जवाब दे गया। पुल का स्लैब धंस गया है और रेलिंग में भी दरारें आ गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश भड़क उठा है। प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हंगामा किया जा रहा है। 7 करोड़ 32 लाख का जो यह ब्रिज है, वो जिस तरीके से इसमें दरार आई है, तो ग्रामीण कार्य विभाग के साथ साथ संवेदक पर भी सवाल खड़ा कि हम लोग ये आए हैं निरीक्षण करने हैं, हमको सहयोग के लिए कमेटी विभाग की तरफ से उसमें हमको सहयोग के तौर पर बुलाया गया है। जी सर। तो कमेटी के लोग आ रहे हैं और उसकी जांच वगैरह में जांच कर लेंगे। बिहार में पुल धंसने का सिलसिला जारी है। बड़ा सवाल है कि पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार और अररिया से सतीश की रिपोर्ट। तो बिहार में लगातार पुल धंस रहे हैं और ये पुल जो हैं वो किस तरीके से धंसते चले जा रहे हैं, लोगों की परेशानी कैसे बढ़ रही है, हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। अब आप खबर तो समझिए। देखिए, कोई पहला मामला नहीं है जब बिहार में कोई पुल धंसा हो। करीब हर साल बरसात के मौसम में ऐसे मामले सामने आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 से 2026 तक करीब 26 छोटे बड़े पुल गिर चुके हैं। इनमें कई नए बने पुल हैं। विक्रमशिला सेतु जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। आखिर 4 से 10 साल में ही पुल क्यों धंस जा रही है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और बिहार में पुल धंसने का सिलसिला कब रुकेगा, ये बिहार वाले पूछ रहे हैं। करोड़ों रुपए से तैयार पुल आखिर अचानक कैसे धंस जा रहा है, ये बड़ा सवाल है जो उठ रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में क्या मिड डे मील में बच्चों को जहर परोसा जा रहा है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में लगातार बच्चे मिड डे मील खाकर बीमार पड़ जा रहे हैं। आज भी वैशाली और बेगूसराय में ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। मिड डे मील में बच्चों को परोसे गए इस सड़े गले अंडे को देखिए। एम्बुलेंस में लदे इन बीमार बच्चों की तस्वीर देखिए। ये दोनों तस्वीर देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। बिहार में मिड डे मील खिलाकर बच्चों की जान से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। बेगूसराय के मिडिल स्कूल हरिपुल रुदौली में बच्चों को खराब अंडे दिए जाने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि मिड डे मील में सड़े हुए अंडे खाने से 4 बच्चे बीमार हो गए। घटना के बाद ग्रामीण स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा करते हुए तालाबंदी कर दी। लोगों ने प्रधानाचार्य पर लापरवाही और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानाचार्य बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी के समधी हैं और इसी वजह से दबंगई दिखाते हैं। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल को हटाने और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। बच्ची परेशानी है कि उल्टी सा बच्चा हुआ और सारा बच्चा सब बच्चा को अपना घर गया बच्चा बोलने के लिए और बोले थे कि आप जाइए घर, फिर दूसरा दिन आएगा सब बच्चा को मारे। अब परेशानी अंडा खाया, मेरा बच्चा पेट में दर्द हुआ, उसके बाद बहुत सारा दर्द होते समय बुखार आया और पढ़ाई चाहिए। अच्छा, मैं यही बोलना चाहते हैं। रसोईया को बुलाया गया, रसोईया बोली जो दूध अंडा खराब था उसको हम फेंक दिए, शेष अंडा सब ठीक था, तो बच्चे को बांटा गया। और पहली बार हुआ है, चूँकि हीट वेव कल बहुत ज़्यादा था, हो सकता है बच्चे को ऐसे भी हो जाएगा। वैशाली में मिड डे मील खाने के बाद 10 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। बताया गया कि मिड डे मील में छिपकली गिर गई, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। महुआ प्रखंड के मिडिल स्कूल नीलकंठपुर में बच्चों के बीमार पड़ने के बाद एम्बुलेंस में लादकर बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बच्चों को बीमार कर रहा है मिड डे मील? क्या स्कूलों में बच्चों को घटिया खाना दिया जा रहा है?